हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने अपने क्लास 10th एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स में टॉप किया था। और मेरे जो है क्लास 10th एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स में 98.3% आए थे, जो कि जिसकी वजह से मेरी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट रैंक आई थी। ठीक है, तो आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। शुरू करते हैं मेरी कहानी। तो मेरी मैथ्स में बम फूटा पीछे। मैथ्स में मेरे 100/100 आए थे, और संस्कृत में मेरे 97 आए थे, सोशल साइंस में मेरे 98 आए थे, और साइंस में मेरे कम आए थे, 93 आए थे। और मैं ऑनेस्टली आपको ये बात बता दूं कि मेरा जो 2020 बैच था, तो 2020 बैच था तो ये नहीं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, हमारे प्रॉपर बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे। हमारे जो बाद वाला बैच जो 10th में आया था उनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे। और हाँ, ऐसा था। और फिर हम जब 12th में भी आए तब भी हमारे एग्ज़ाम्स आए थे, क्योंकि ओमिक्रॉन की वेव जो थी वो बहुत हल्की सी थी, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं था। तो हमने 10th और 12th में दोनों में बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए। ठीक है, तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि 98%, 98.3% इसलिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स नहीं हुए, क्योंकि लैंग्वेज में मार्क्स कटते हैं। पर हमारी तैयारी तो प्रॉपर थी, क्योंकि हमको तो पता नहीं था ना ऐसा कोविड वोविड आ जाएगा करके। शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज बताऊँ, हाँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैथ्स में मैं बहुत ही कमज़ोर थी पहले तो। और आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ये मैं ऐसे ही वीडियो के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ कि मैथ्स मेरा बहुत ही ज़्यादा फियर था, और मैंने फिर मैथ्स ली भी नहीं है। मैंने 11th में साइंस चूज़ किया था, मतलब पीसीबी चूज़ किया था। मतलब मैथ्स से मुझे इतनी नफ़रत थी कि मैंने 10th में ऐसे मैथ्स पढ़ी थी कि बस इस साल मुझे ख़त्म करना है, इसके बाद मैं कभी मैथ्स को मुड़ के भी नहीं देखूँगी। इतने गुस्से से मैंने मैथ्स को पढ़ा था, और फिर रिज़ल्ट तो बहुत अच्छी आया। खैर, तो फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं और मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि मैंने कैसे क्या किया। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि अपने मन से डर निकाल देना। ठीक है, जैसे मुझे मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, मतलब मेरे 100/100 आए मैथ्स में, फिर भी आप सोचो कि मैंने 11th में मैथ्स नहीं ली थी। मतलब सोचो कि किस कदर की नफ़रत थी मुझे मैथ्स से। ठीक है, तो जब मैंने उसमें इतना अच्छा किया तो फिर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यस, लिटरली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मुझे सच में मैथ्स से इतना डर लगता था कि मैंने इस जुनून में पढ़ा था कि मैं इस साल लास्ट बार मैथ्स पढ़ रही हूँ, इसके बाद मैं कभी मैथ्स को खोल के नहीं देखूँगी। इस तरीके से मैंने मैथ्स की तैयारी की थी। सो जैसे आप लोग एमपी बोर्ड में हो, मैं जो कोचिंग में मैंने कोचिंग करी हुई थी, तो मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी ना, तो वहाँ सारे सीबीएसई के बच्चे बैठते थे। तो थोड़ा सा आप लेवल अप करके चलोगे ना तो आपको इजी पड़ेगा लास्ट में। पर मैं आपको ये बोल देती हूँ कि मैथ्स में ना आप ज़्यादा बाहर के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा चल रहे हो तो आप कर सकते हो। बट बेसिकली मैं आपको बोलूँगी कि आपको जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन हो गया, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का काफ़ी वो पॉपुलर सा क्वेश्चन है। तो आपको जो होते हैं ना, मेनली एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी अच्छे से समझ के करो, और एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन करना, वो सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे लोग परीक्षा बोध वगैरह भी यूज़ करते हैं, मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि हमारी जो कोचिंग वाली मैम थी उनने मुझे ऐसे कहा था कि पढ़ने वाले बच्चे ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, मैं ऐसे जज नहीं कर रही हूँ, मतलब उसको यूज़ करके भी आप अच्छा कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा है कि पास होना है ऐसे ऐसे, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको सच में टॉप करना है, जैसे आप, ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चंस कर लो, एग्जांपल्स कर लो, समझ लो उन्हें अच्छे से। डिजिट्स चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है, पर कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, और डिजिट्स भी कम ही चेंज करते हैं वो लोग, सेम टू सेम एज इट इज़ उठा के दे देते हैं। पास्ट 4-5 ईयर्स के आप क्वेश्चन कर लेना। जैसे हमारे टाइम पे तो हमारे से पहले वाले बैच के से ही एनसीईआरटी चालू हुई थी, तो हमको सिर्फ 1 ही साल का पेपर करने को मिला था। पर अब तो काफ़ी सेशंस हो गए हैं, तो आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के कर लो, है ना। और स्टार्टिंग, मतलब जैसे स्टार्टिंग में जब आप चल रहे हो तो आप बुक के क्वेश्चन पे ही फोकस करो, पेपर तो आप लास्ट में कर लेना। और जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स होंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे, आपके प्री बोर्ड्स होंगे, तो उनके क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके टीचर्स को पता होता है कि कैसा क्या ट्रेंड है, कैसा क्या है। बाकी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत तो है नहीं।
कर लो, हो जाएगा। पढ़ो, मेहनत करो, 3-4 घंटे तो रोज़ कम से कम पढ़ो। और हाँ, जैसे आपका जो वीक सब्जेक्ट है तो आपको उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मुझे पता था कि मेरी वीकनेस मैथ्स है, तो फिर मैंने उसको काफ़ी ध्यान दिया, ठीक है, तब जाके वो ऐसा हुआ। और कंस्ट्रक्शंस वगैरह के क्वेश्चन को अच्छा प्रैक्टिस कर लेना, उससे आता ही है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में काफ़ी फार्मूलेज़ है, तो आपको एक प्रॉपर शीट बनानी होगी जिसमें आप फार्मूलेज़ लिखो, ताकि वो आपको मेमोराइज रहे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला लगा के ही क्वेश्चन निकालने वाले भी आ जाएंगे आपके। तो ऐसे आप कर लोगे, हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना, मेरा फेवरेट था ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका जो है सेकंड वाला जो चैप्टर है, जिससे वो बड़े वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप, तो वो उनमें से एक आध क्वेश्चन पक्का आ जाता है। हमारे यहाँ भी हमारे टाइम पे भी आया था। सो ऐसे कर लेना आप। और एक नॉर्मल चीज़ मैं आपको जो बताऊँगी ना, पहले मैं मैथ्स का चालू हो गई बताने, पर सबसे पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना, आप, ठीक है, आप जल्दी स्टार्ट करो। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे जो है 9 मार्च को मेरे 9th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, और मैं 15 मार्च से चली गई थी 10th के लिए पढ़ने अपनी कोचिंग। आजकल तो काफ़ी ऑनलाइन भी है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये नहीं कि आप ऑनलाइन करने के लिए यूट्यूब या कोई मतलब XYZ कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप पढ़ने बैठे हो, और लेकिन आप लैपटॉप में यूट्यूब वगैरह चला रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें मत करना भाई, क्योंकि ये सब करोगे तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे बाकी लोगों से, और बाद में तुम्हें बहुत गिल्ट होगा, और फिर साल एंड पे होगा तो फिर तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए तुम अपने आप को एनालाइज़ करो कि तुम पढ़ सकते हो ऑनेस्टली, तो तुम ऑनलाइन यूज़ करो, या फिर अगर तुम्हें ऑनेस्टी इतनी नहीं आती है तो फिर तुम ऑफ़लाइन देखो, ठीक है। तो मैंने ऑफ़लाइन किया था, क्योंकि उस वक्त इतना तो ऑनलाइन कुछ था भी नहीं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि जल्दी जैसे तुम्हारा अभी तुम्हें गर्मियों की छुट्टियां भी मिलेंगी, तो तुम्हारा जब स्कूल चालू होगा ना, तो तुम जल्दी स्टार्ट करोगे ना, तो जब टीचर वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर करवा रहा होगा, तो तुम्हारे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके होंगे कोचिंग में, और वहाँ तुम रिवाइज़ कर रहे होगे। सो बहुत अच्छा रहेगा। और स्कूल वाले तुमको भगाएंगे लास्ट में, तो इतने अच्छे से करवाएंगे नहीं, इसलिए तुम्हें खुद से प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ हो गई। बाकी आप जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत में आप परीक्षा बोध को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। संस्कृत में आपको ग्रामर में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कर्ता कर्म वो सब जो होता है, और धातु रूप वगैरह आती है, शब्द रूप आते ही हैं, और ये सब चीज़ें चैप्टर्स वगैरह आप समझोगे ना तो इजी होगा। और संस्कृत तो काफ़ी स्कोरिंग होती है यार, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। मैथ्स जैसे नंबर मिलते हैं उसमें, एज इट इज़ नंबर मिलते हैं। आप बस समझो, अनुवाद करना समझो, और ग्रामर समझोगे ना तो आपको बहुत ईजी होगी। संधि समास वगैरह समझो, 75% पेपर तो उसी का होता है। तो ये समझो तो आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संस्कृत की बात। अब हम बात करते हैं साइंस की, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, जिसमें मेरे सबसे कम नंबर आए, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो साइंस तो मेरा फेवरेट था, जैसा कि मैं बता रही हूँ। तो साइंस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, ठीक है। रट्टाफिकेशन भाई बिल्कुल मत करना। रट्टाफिकेशन करोगे ना तुमको लास्ट तक कुछ याद नहीं रहने वाला है, इसलिए रट्टाफिकेशन मत करना, ठीक है। केमिस्ट्री है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, 2-4 ही तो उसमें चैप्टर्स है, ठीक है। तो उनको समझो। सबसे पहले तुमको ना, जैसे एटम वगैरह वाले जो चैप्टर है, 3rd 4th चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऐसे कुछ तो है। तो तुमको ना सबसे पहले, अगर तुमने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो तुम्हें बेसिक सबसे पहले 1 to 20 जो अटोमिक नंबर है, उनके अटोमिक नंबर, अटोमिक मास, उनकी वैलेंसी निकालना, ये तुमको बेसिक आना चाहिए। और 9th में तुम्हारा एक रेडिकल वाला चार्ट दिया होगा, जिसमें SO4 का 2- चार्ज होता है, ये सब लिखा होगा, तो वो तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक भी काफ़ी ईजी होती है। अभी तुम शायद रिलेट नहीं कर पाओगे। 1 कार्बन होता है तो मिथ कहते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो इथ कहते हैं, 3 कार्बन होते हैं तो प्रॉप होता है, ठीक है। ऐसे बड़ा इजी चीज़ें होती है, तो तुमको समझना होगा, ठीक है। और बायोलॉजी में भी काफ़ी इजी चैप्टर्स होंगे, लाइफ प्रोसेसेस वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह आ जाएगा, जिसमें वो भी तुमको समझना होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का भी जो चैप्टर आएगा तो तुमको समझना होगा कि X और Y होता है तो बॉय होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब ब्रीफली मैं बता रही हूँ, अभी तो तुम्हें आने वाले होंगे चैप्टर्स, तो तब तुम रिलेट करोगे कि मैं क्या कह रही हूँ। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम चीज़ों को समझो, ताकि तुम्हारे पास कुछ नया क्वेश्चन भी आ जाए ना तो तुम बना के लिख पाओ, ठीक है। और डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना भाई। साइंस में हमारे टाइम पे सोलार कुकर का डायग्राम आया हुआ था, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट का प्रिज्म वाला आया था। तो हाँ, तुम
साइंस में परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चंस का ले सकते हो मदद, ठीक है। सो ये हो गई हमारी साइंस की बात। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशल साइंस, जिसने मुझे अमेज़ कर दिया, क्योंकि मुझे पर्सनली इतना वो नहीं था कि मेरे उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आपको सोशल साइंस से बहुत डर लगता है, क्योंकि वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है। तो सोशल साइंस में भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप समझो चीज़ों को, ताकि शॉर्ट नोट्स वगैरह आप बना के लिख सको, ठीक है। रट्टाफिकेशन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, इसलिए आपको उसमें चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। तो ऐसे आप समझ समझ के पढ़ोगे तो आपका निकल जाएगा। बाकी आप जो स्कूल के हैं टीचर्स है, तो भाई टीचर्स के तो पीछे ही पड़ जाना। जैसे मेरे टीचर्स हैं, वो अभी भी मतलब मेरी तो तारीफ़ ही करते हैं, मेरे जूनियर से। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ। तो कि मैं ना टीचर्स के पीछे पड़ जाती थी कि मैम कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, मैम पिछले बार क्या आया था, मैम मैप में क्या इंपॉर्टेंट है, मैम इसमें इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फिर ना ऐसे टीचर्स के तुम पास जाओ और उनसे पूछते रहो भाई, क्योंकि उनको आइडिया रहता है। काफ़ी टीचर्स तो बोर्ड एग्ज़ाम में चेकिंग वगैरह करने भी जाते रहते हैं तुम्हारे यहाँ। और फिर ना पेपर वगैरह भी जो है उनके जो है, तुम्हारा ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि तुम जो है हाफ ईयरली के प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो पेपर है उनको तुम थॉरोली अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। पेपर दे के आए, ये नहीं कि तुमने पेपर फेंक दिया। पेपर दे के आए, उसमें तुमने क्या गलत किया है उसको तुम्हें एनालाइज़ करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। और लास्ट में तुम्हें प्रीवियस 5-6 साल के पेपर तो करने ही है, ठीक है। और तुमको ना एक चीज़ से ये फ़ायदा मिल सकता है कि तुम्हारी एक परीक्षा बोर्ड जो आती है ना, उसमें पीछे जो होता है, हमारे टाइम पे तो था, अभी होगा कि नहीं आई हैव नॉट आइडिया अबाउट दैट। सो पीछे ना उसमें ये होता है कि जो टॉपर ने लिखा होता है ना, टॉपर ने जो आंसर शीट होती है, टॉपर की आंसर शीट वो प्रिंटेड रहती है पीछे। तो वो देख के तुम समझना कि वो कैसे लिख रहा है। जैसे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है, उसके नीचे उसका आंसर लिख रहा है, उसकी हैंड राइटिंग सुंदर होती है, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी रख लेना। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग ख़राब है तो अभी से उस पर वर्क करो, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग, ठीक है। तो मैं कह रही थी अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो टीचर का मूड अच्छा होगा, तो तुम्हें नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। लिखना भी होगा बट हाँ, हैंड राइटिंग अच्छा होगा ना तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो और जैसे गंदी राइटिंग में तुम लिखोगे, भले ही तुम सही लिखोगे पर उसका मूड ख़राब हो जाएगा। तो ये हो गई हैंड राइटिंग की बात। सम अप अगर मैं करूँ तो ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। तुमको अभी काफ़ी लोग ऐसे डराएंगे कि 10th है, बोर्ड आ गया, पर ज़्यादा डरना नहीं, लोड नहीं लेना ज़्यादा। मैं तो डरी थी खैर, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम भी डरो, ठीक है। एक थोड़ा अगर तुम्हारा, जैसे मेरा ना थोड़ा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट था कि मुझे जो है बाकियों से अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि ना मैं छोटे में भी पढ़ने में अच्छी थी। जैसे मैं 9th तक पढ़ने में अच्छी थी, तो मैंने ना उस वक्त कोई सी यूट्यूब वीडियो वगैरह देखी थी, जिसमें कोई इंसान था, वो ऐसा कह रहा था कि जो तुम्हारी 1st से लेकर 9th तक की मेहनत है, तो तुमने इतना अच्छा किया है, पर ये तुम्हारे आजू बाजू वाले जो है इतना नहीं मानेंगे, ठीक है। जो तुम्हारे रिलेटिव्स वगैरह होंगे उनको लगेगा कि ठीक है, स्कूल में तो कोई भी कर लेता है, ये हो। लेकिन ये जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के नंबर होंगे ना, ये उनके चेहरों पे चाटा होंगे, ठीक है। कि हाँ, है भाई, इनके लड़के में, इनकी लड़की में तो दम है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो अच्छा ही, स्कूल तो नंबर देता नहीं है, बाहर से आपकी कॉपियाँ चेक होती है, बाहर से वो होता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम का इम्पैक्ट पड़ता है लोगों में। तो और एडवांटेज अगर मैं कहूँ तो तुम, जैसे तुम्हें साइंस लेना है, ठीक है। तो अगर तुम कम परसेंटेज लाओगे तो तुम्हें अच्छे स्कूल से साइंस लेने को नहीं मिलेगा। तुम्हें मैथ्स लेना है, तुम अच्छे स्कूल से मैथ्स नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मेरी फ्रेंड्स जो वगैरह थे, तो वो 60-70 उनके परसेंट थे, तो वो नहीं एडमिशन ले पाए थे जहाँ उन्हें लेना था, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। और बाकी जैसे तुम, जैसे 11th-12th में तुम नीट की तैयारी करोगे, जेई की तैयारी करोगे, तो तुम्हारे अच्छे जो परसेंटेज होंगे ना, तो उनसे तुमको ये एडवांटेज होगा कि कोचिंग वगैरह जैसे तुम लोगे ना, तो तब भी तुमको थोड़ा सा वो फ़ीस में कंसेशन कर देंगे, ठीक है। मैं प्योरली तुम्हें दीदी की तरह बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, ठीक है। कि मतलब मैंने कहा था कि इतने अच्छे नंबर है तो आप थोड़ा देखो कि मतलब है, ताकत तो है, तो फिर ऐसा। तो मतलब मैं तुमको ऐसे थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, ताकि तुम्हें भी अंदर से लगे कि हाँ भाई, मेरे को करना है, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर वो आएगा ना कि हाँ मुझे करना है, तो तभी हो, ठीक है। तुम अगर ढील दोगे कि नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ऐसा सोचोगे, तो ऐसे माइंडसेट से तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम्हारा खुद ही मन नहीं करेगा पढ़ने को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रेगुलरली तुम पढ़ो, फेस्टिवल्स वगैरह भी इंजॉय करो। दिवाली वगैरह आएगी तो तुम वो भी इंजॉय करना, एकदम ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा लोड मत लेना।
बहुत आसान होता है। एमपी बोर्ड का पेपर फुद्दू आता है, मैं तुमको बता रही हूँ, फुद्दू सा पेपर आता है, तुम्हारी बुक से ही सब कुछ आता है, कुछ बाहर इतना जाता नहीं है। तो फिर इजी आता है पेपर, और तुम अपनी तैयारी अच्छे से रखना, अपनी जो है टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना। साइंस के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी के जो ब्लू वाले इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वो करना, अच्छे से एक्सरसाइज करना। साइंस में मैं तुमको मैंने केमिस्ट्री के बारे में बता दिया था, बायो के बारे में बता दिया था, मैं फ़िज़िक्स के बारे में शायद बताना भूल गई। तो फिज़िक्स में भी तुम जो है फॉर्मूलेज लिख लेना, कि वो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हैं उन सब के फॉर्मूले दिमाग में रखना। और फिज़िक्स को तो तुमको समझना पड़ेगा, मेरे को भी थोड़ा तो दिक्कत हुआ था टेंथ में है कि नाइन्थ में, जिसमें वही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन यूज़ करने थे, शायद नाइन्थ में है वो। टेंथ में तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक ही आता है तुम्हारा। तो अपनी बुक को अच्छे से फॉलो करना, समझना अच्छे से, ठीक है। तुम्हें टाइम बचेगा तो तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। तुम जितनी हायर लेवल की तुम्हारी प्रिपरेशन होगी ना, उतना तुम्हें एग्ज़ाम में ईजी पड़ेगा। बस मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम पहले से हाई लेवल में मत जंप कर जाना, ठीक है। पहले तो तुम्हें बेसिक करना है, और बेसिक अगर तुम अच्छा कर पा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये तो मेरा है हाथ में, ये तो मैं कर ही लूँगा, तो तुम हाई लेवल पे भी जा सकते हो, ठीक है। नो इशू इन दैट। सो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, और कोई सब्जेक्ट वाइज और कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। बाकी मैं इधर पे अपना वो भी लगा दूँगी, टेंथ में जो फर्स्ट रैंक आई है वो वाला, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें अब लास्ट चीज़ ये बताऊँ कि क्या अच्छा होता है अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद, तो बहुत अच्छा होता है, सच में बहुत अच्छा होता है। मतलब तुमको जो है, मतलब जैसे अच्छे नंबर लाओगे ना तो सब बहुत खुश हो जाएंगे, भाई मम्मी पापा तुम्हें बड़ा प्यार करेंगे, है ना, हमारा लाडला बेटा बोलेंगे। रिलेटिव्स वगैरह भी जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं वो तुमसे खुश हो जाएंगे, जो बुरा चाहते हैं उनको थोड़ी सी जलन हो जाएगी। तो अच्छा होगा यार, तुम अच्छा करो तो, क्योंकि यार ये सोचो ना, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स की भी तारीफ़ होगी कि वाह इनके बच्चे ने बहुत अच्छा किया। मैं तुमको बता रही हूँ, मेरा जो फेस था ना टेंथ के रिज़ल्ट के बाद, वो मतलब ऐसा फेस मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, और इट इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं अभी तक भी जो कह रही हूँ बेस्ट है, और मुझे नहीं लगता उतना बेस्ट मोमेंट अब मेरी लाइफ में कभी कुछ आएगा। ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको देखते हुए, पर वो जो है बेस्ट मोमेंट था भाई। टीचर्स भी सब तारीफ़ किए जा रहे थे, कॉन्ग्रेट्स किए जा रहे थे, और बहुत प्यार मिलता है यार, बहुत प्यार मिलता है। सो कर लो यार, बहुत मज़ा आएगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा करो, बहुत मज़ा आएगा। और एमपी बोर्ड में ना तुमको एक ये भी एडवांटेज होता है, मतलब जैसे बहुत अच्छे परसेंटेज 97, 98, 99 ऐसे परसेंटेज अगर आते हैं, तो फिर तुमको ऐसा होता है कि नीट जेई की जो है कोचिंग वगैरह भी तुमको फ्री हो जाती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट पैसा देती है अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल से कर रहे हो। जैसे मेरा जो था ना प्राइवेट था, एमपी बोर्ड स्कूल और प्राइवेट था, तो मैं इस जो स्कीम है इसका आनंद नहीं ले पाई। सो मैं तुमको बता रही हूँ भाई, प्राइवेट वाले जो हैं तो वो मायूस ना हो, कोई बात नहीं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। जो गवर्नमेंट स्कूल वाले उनको मैं ये बता रही हूँ पॉइंट, कि ये तुम्हें फ़ायदा रहेगा। बाकी प्राइवेट वाले भी तुम लगे रहो, तुम पढ़ोगे तो तुम अच्छा ही करोगे, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो कंक्लूड करती हूँ मैं अपना वीडियो, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है। सो तुमको कोई डाउट आया तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और यस, बस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और लगे रहो, हो जाएगा अच्छे से, इजी होता है। देखो एक दीदी होने के नाते मैंने तुमको प्यार से समझाया है सब कुछ, है ना। और आगे भी कोई डाउट होए तो तुम पूछ लेना मुझसे, है ना। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़त्म करते इस वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज़, शो सपोर्ट गाइस। बाकी मैं किस रिलेटेड वीडियो बनाऊँ मुझे बता देना, अगर तुमको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, मैथ्स वगैरह से रिलेटेड, साइंस वगैरह से रिलेटेड, जैसा तुम चाहो वैसा हम बना देंगे। सो बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, करते रहो, ज़्यादा लोड मत लो। मैं तो ज़्यादा लोड मत लो, टेंथ ही है, कोई मैं वैसे नहीं बोलूँगी जैसे लोग आजकल कह रहे हैं बड़ा रिसर्च करके आए हैं वीडियो में। सो इतना तो कुछ
करने की ज़रूरत नहीं है। 10th है, आराम से निकल जाएगी, बोर्ड एग्ज़ाम है। टेंशन मत लेना भाई, तुम लोग स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, है ना, कि 10th है ये वो करके बिल्कुल हवा नहीं बनाना है ना। ईज़िली जितना कर सकते हो उतना करो, अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद नहीं करना है। कर सकते हो जितना उतना करो, बाकी तुम पढ़ोगे ना तो बाद में तुम्हारे पेरेंट्स भी समझेंगे कि हाँ भाई बच्चे ने हमारी मेहनत की है, और मेहनत करोगे तो तुम्हें फल भी मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय।